चंबल की लहरों पर अपनी आखिरी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे केवल कभी कभी उड़ने वाले पक्षियों की चहचहाहट तोड़ रही थी। चंबल नदी के बीचों बीच एक ऊंचे टापू पर गंगा बैठी थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो गहरी रात में जलने वाले अंगारों में होती है। उसके कंधे पर उसकी वफादार 303 टंगी थी और उसके साथ उसके 3 साथी लखन, धीरू और छोटा समर भी बैठे थे। लेकिन उनकी सतर्कता में कोई कमी नहीं थी। दीदी, आज हवा कुछ अलग ही रुख दिखा रही है। चंबल की हवा कभी सीधी नहीं चलती लखन। ये मिट्टी धोखे और वफादारी दोनों को जानती है। तभी अचानक नदी के उस पार रेतीले रास्तों से धूल का एक बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। गंगा की पारखी नजरों ने तुरंत पहचान लिया, वो कोई चरवाहा नहीं था। कुछ ही पलों में नीली और लाल बत्ती वाली पुलिस की जीपें सायरन बजाती हुई किनारे पर आ खड़ी हुई। पुलिस! पुलिस! शांत रह समर। The air is heavy. The water is still. They won't expect us before dawn. धीरू, secure the boat. पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व इंस्पेक्टर विजय कर रहा था, जो पिछले 6 महीनों से गंगा को पकड़ने का सपना देख रहा था। This is the police. Ganga, lay down your weapons and surrender peacefully. You are surrounded. गंगा, चारों तरफ से घिर चुकी हो। हथियार डाल दो, कानून का सामना करो। उसने मेगाफोन उठाया और उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। गंगा, चारों तरफ से घिर चुकी हो। हथियार डाल दो, कानून का सामना करो। साहब, हम डाकू नहीं, बागी, और बागी कभी सर नहीं झुकाता, सिर्फ लड़ना जानता है। जैसे ही पुलिस ने नावों के जरिए टापू की ओर बढ़ने की कोशिश की, गंगा और उसके साथियों ने अपनी रणनीति बदल दी कि उसे अपनी गोलियां बचानी हैं। उसने एक ऊंचे टीले के पीछे से निशाना साधा और पुलिस की गाड़ी के टायर को पंक्चर कर दिया। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। पुलिस की ओर से अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। अब दौड़ो! गंगा ने आदेश दिया। वे कटीली झाड़ियों और ऊंचे नीचे मिट्टी के पहाड़ों में गायब होने लगे। पुलिस की गाड़ियां पीछे छूट गईं। इंस्पेक्टर विजय जानता था कि एक बार अगर गंगा बीहड़ों की गहराइयों में चली गई तो उसे ढूंढना नामुमकिन होगा। आपने तो हमेशा गरीबों की मदद की है। तो इंसान को खुद इंसाफ की तलवार उठानी पड़ती है। तब मैंने कलम छोड़कर बंदूक उठाई। दुनिया के लिए हम डाकू हैं। जैसे कोई पुराना दर्द सिसक रहा हो, गंगा और उसके साथी एक गहरी गुफानुमा घाटी में शरण लिए हुए थे। अचानक गंगा की नींद खुली। उसकी छठी इंद्री उसे चेतावनी दे रही थी। उसने अपनी राइफल धीरे से उठाई और लखन की ओर देखा, जो पहरे पर था, पर लखन वहां नहीं था। लखन? तभी दूर से किसी गीदड़ के रोने की आवाज आई। यह चंबल में एक संकेत था। गंगा समझ गई कि कुछ तो गलत है। उसने तुरंत धीरू और समर को जगाया। उठो! गद्दारी की गंध आ रही है। गंगा की आवाज में बर्फ सी ठंडक थी। वे गुफा से बाहर निकले ही थे कि सामने की पहाड़ी पर लखन खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में टॉर्च थी, जिससे वो नीचे की ओर संकेत दे रहा था। वो पुलिस का मुखबिर बन चुका था। चंद रुपयों के इनाम और अपनी जान की सलामती के बदले उसने गंगा के ठिकाने का सौदा कर लिया था। लखन, तूने ये क्या किया? रुक जा धीरू, इसकी सजा मौत है, पर अभी नहीं। हमें यहां से निकलना होगा। पुलिस की गाड़ियां नहीं, अब उनके घोड़े और पैदल टुकड़ी आ रही होगी। कुछ ही पलों में चारों तरफ से पुलिस की रोशनी चमकने लगी। इंस्पेक्टर विजय इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने पूरे इलाके को सील कर दिया था। गंगा, अब भागने का रास्ता नहीं है। लखन ने हमें सब बता दिया है। आत्मसमर्पण कर दो। विजय की आवाज बीहड़ों में टकराकर गूंज रही थी। गंगा ने लखन की ओर देखा।
जो अब पुलिस के घेरे के पीछे छिप रहा था, बल्कि एक अजीब सा दुख था। जिस साथी को उसने भाई माना, उसने ही पीठ में छुरा घोंपा था। साहब, चंबल की मिट्टी गद्दारों को निगल जाती है और तुम समझते हो कि एक मुखबिर के दम पर मुझे पकड़ लोगे? अभी तुमने ये बीहड़ देखे ही कहां है? गंगा ने एक रणनीति बनाई। उसने धीरू और समर को अलग अलग दिशाओं में भेजा ताकि पुलिस भ्रमित हो जाए। उसने खुद एक ऊंचे टीले की आड़ ली और हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की। गोलियों की गूंज से सोए हुए परिंदे उड़ने लगे। अंधेरे में सिर्फ बंदूकों की मजल फ्लैश दिखाई दे रही थी। पुलिस के सिपाही डर के मारे पीछे हटने लगे, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि हलचल कहां से हो रही है। गंगा ने अपनी नजर उस टॉर्च की रोशनी पर टिकाई जो लखन के हाथ में थी। टड़ाक! टॉर्च के परखच्चे उड़ गए और लखन दहशत में जमीन पर गिर पड़ा। सांप की गली। धीरू, समर, सांप की गली की तरफ बढ़ो। सांप की गली एक ऐसा तंग रास्ता था जहां से केवल एक इंसान एक बार में गुजर सकता था और जिसके दोनों तरफ गहरी खाई थी। पुलिस वहां गाड़ियों या भारी संख्या में नहीं आ सकती थी। जब सुबह की पहली किरण फूटने को थी, गंगा और उसके दो वफादार साथी पुलिस के घेरे को चीरकर चंबल की दूसरी ओर पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में आज एक नई आग थी। अपनों की गद्दारी ने गंगा को और भी कठोर बना दिया था। उसने अपनी जेब से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और कसम खाई, आज से गंगा सिर्फ बागी नहीं, उन गद्दारों का काल भी बनेगी जो चंद सिक्कों के लिए ईमान बेच देते हैं। लखन, तूने खून का सौदा किया है। अब ये मिट्टी तेरा खून मांगेगी। चंबल के आसमान पर सूरज अब पूरी तरह चढ़ आया था, लेकिन बीहड़ों की गहरी खाइयों में अब भी धुंध और अंधेरा बाकी था। गंगा, धीरू और समर सांप की गली को पार कर एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच चुके थे। यह एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली थी जिसे लोग भूतिया कोठी कहते थे और वहां जाने से कतराते थे। गंगा की सांसें तेज थीं, पर उसकी आंखों में थकान से ज्यादा नफरत की चमक थी। उसने अपनी को साफ करते हुए धीरू की ओर देखा। धीरू, खबर मिली? लखन कहां है? धीरू ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए जवाब दिया, उसे शहर के गेस्ट हाउस में रखा गया है। विजय साहब उसे सरकारी गवाह बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच पास के गांव बरपुरा से एक बुजुर्ग किसान काका रामदीन छिपते छिपाते हवेली पहुंचे। उनके चेहरे पर दहशत थी। गंगा बेटी, अनर्थ हो गया। पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया है। इंस्पेक्टर विजय कह रहा है कि जब तक तुम खुद को सरेंडर नहीं कर देती, वो गांव के नौजवानों को डाकुओं की मदद के इल्जाम में जेल भेज देगा। उसने स्कूल भी बंद करवा दिया है। पुलिस का काम गुनहगार को पकड़ना है, बेगुनाह गांव वालों को सताना नहीं। विजय सीमा लांघ रहा है। गंगा जानती थी कि अगर वो सीधे पुलिस से भिड़ने गई तो गांव वालों की जान खतरे में पड़ जाएगी। तो वादी, The audio features a voiceover in Hindi. The speaker, a man with a deep and strategic tone, says, गद्दार चाहे कितनी भी सुरक्षा में क्यों न हो, उसकी रूह हमेशा कांपती रहती है। हमें उसकी उसी कमजोरी का फायदा उठाना है। उधर शहर के गेस्ट हाउस में लखन एक बंद कमरे में बैठा था। बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था। उसे लग रहा था कि वो बच गया है, लेकिन खिड़की के कांच पर अचानक एक कंकड़ लगा। जब उसने खिड़की खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर नीचे एक लिफाफा गिरा था। उस पर चंबल की लाल मिट्टी का निशान था। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली, जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी। लखन पसीने पसीने हो गया। वो जानता था कि यह गंगा का बुलावा था। अगर वो नहीं गया तो गंगा उसे कहीं भी ढूंढ लेगी, और अगर वो गया तो शायद उसकी राह बदल जाए।
या शायद वो हमेशा के लिए खामोश हो जाए। अगली शाम काली मंदिर के वीरान इलाके में सन्नाटा पसरा था। इंस्पेक्टर विजय को लखन ने सब बता दिया था। विजय ने सोचा कि यह गंगा को पकड़ने का सबसे अच्छा मौका था। उसने पूरे मंदिर को सिविल ड्रेस में पुलिस वालों से भर दिया, पर गंगा तो चंबल की बेटी थी। वो वहां से आई ही नहीं जहां पुलिस इंतजार कर रही थी। अचानक मंदिर के पीछे वाले कुएं से एक जोरदार धमाका हुआ। प्रादुर्भाव ज्ञान, परमाणु क्रम और धुआं फैल गया। पुलिस का ध्यान भटका और इसी अफरा तफरी में किसी ने लखन को अपने नियंत्रण में ले लिया। वो कोई और नहीं, खुद गंगा थी, जो एक गांव वाली महिला के वेश में वहां पहले से मौजूद थी। हिलना मत साहब, आज फैसला हथियारों से नहीं, इंसाफ की तराजू से होगा। मंदिर के प्रांगण में धुएं की चादर धीरे धीरे छंट रही थी। इंस्पेक्टर विजय की पिस्तौल का निशाना गंगा की तरफ था, लेकिन उसकी उंगली ट्रिगर पर जमी रह गई। गंगा ने लखन की गर्दन पर खंजर इस तरह टिकाया था कि जरा सी हरकत और लखन की जीवन लीला समाप्त हो जाती। हथियार नीचे डालो। गंगा, कानून को हाथ में लेकर तुम सिर्फ अपनी मुसीबतें बढ़ा रही हो। गंगा खिलखिलाकर हंसी, पर उस हंसी में दर्द और कड़वाहट घुली थी। वो बरपुरा के उन मासूमों को क्यों सता रहा है? मेरा गुनाह मैं जानती हूं, पर उन गांव वालों का क्या? क्या आपका कानून कहता है कि एक बागी को पकड़ने के लिए पूरे गांव को जेल बना दिया जाए? लखन, जो डर से थर थर कांप रहा था, अचानक गिड़गिड़ाने लगा। मुझे विजय साहब ने मजबूर किया था। यह सुनते ही विजय के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पीछे खड़े सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गंगा की आंखों में बिजली सी कौंधी। उसने विजय की ओर देखा। आप मुझे पकड़ने के लिए उसी गद्दारी और खौफ का सहारा ले रहे हैं जिसके खिलाफ मैंने बंदूक उठाई है। फिर आप में और मुझ में फर्क क्या रहा? विजय का धैर्य जवाब दे रहा था। यह सब झूठ है। जैसे ही सिपाही आगे बढ़े, गंगा ने एक सीटी बजाई। ये धीरू और समर थे, जिन्होंने पहले से ही मोर्चा संभाल रखा था। भगदड़ मच गई। धुएं और धमाकों के बीच गंगा ने लखन को धक्का दिया और मंदिर के गुप्त रास्ते की ओर दौड़ी। विजय ने पीछे से गोली चलाई। धुएं और अफरा तफरी के बीच गंगा लड़खड़ाई, पर रुकी नहीं। पकड़ो उसे, वो पीछे के बीहड़ों की तरफ जा रही है। गंगा, धीरू और समर अब चंबल की उन तंग गलियों में थे जहां घोड़ों की टापें भी रास्ता भूल जाती थीं। गंगा का कंधा लहूलुहान था, पर उसका हौसला नहीं टूटा था। दीदी, आप ठीक तो हैं? ये जख्म तो मिट्टी भर देगी समर, पर आज जो सच सामने आया है उसने विजय की वर्दी पर दाग लगा दिया है। अब वो हमें सिर्फ एक बागी समझकर नहीं, बल्कि अपनी साख बचाने के लिए ढूंढेगा। जंग अब और भी खतरनाक होगी। उधर बरपुरा गांव में जब यह खबर फैली कि गंगा ने पुलिस के घेरे से निकलकर लखन की गद्दारी और पुलिस की साजिश का पर्दाफाश किया है, तो गांव वालों के मन से डर निकल गया। वे समझ गए कि गंगा उनके खिलाफ नहीं, बल्कि उनके लिए लड़ रही है। रामदीन काका ने दबी जुबान में कहा, आज चंबल की शेरनी ने बता दिया कि इंसाफ सिर्फ किताबों में नहीं, हिम्मत में होता है। बीहड़ की रात अब और भी काली लगने गल थी। गंगा का कंधा खून से लथपथ था और दर्द की लहरें उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थीं। धीरू और समर उसे सहारा देकर एक गुप्त गुफा तक ले आए। यहां तक पहुंचने का रास्ता इतना कठिन था कि बिना बागी हुए यहां आना मुमकिन नहीं था। दीदी बैठिए। समर, जल्दी से नीम की छाल और वो जड़ी बूटी निकाल जो वैद्य जी ने दी थी। समर ने आग जलाई और एक पुराने पत्थर पर जड़ी बूटियों को पीसकर लेप तैयार किया।
जब उसने वो लेप गंगा के जख्म पर लगाया तो गंगा के मुंह से एक कराह निकली, पर उसने तुरंत अपने होठों को भींच लिया। नहीं समर, गंगा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विजय जैसा शिकारी जब घायल होता है तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। अब वो अपनी वर्दी की लाज बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। हमें अगले कुछ दिन यहीं छिपना होगा। उधर शहर के कोतवाली में सन्नाटा पसरा था। इंस्पेक्टर विजय मेज पर मुक्के मार रहा था। उसकी आंखों के सामने से गंगा का वो चेहरा नहीं हट रहा था जिसने सबके सामने उसे आईना दिखाया था। सर, ऊपर से कमिश्नर साहब का फोन आया है। वे पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी फोर्स के बावजूद गंगा कैसे निकल गई। उसे कोई नहीं बचा सकता। कल सुबह तक मुझे चंबल के हर कोने में स्पेशल टास्क फोर्स चाहिए। और सुनो, अब हम गांव वालों को नहीं धमकाएंगे। अब हम गंगा के किसी अपने को ढूंढेंगे। विजय की आंखों में एक नई चमक थी, एक ऐसी साजिश की चमक जो बंदूक की गोली से ज्यादा मारक थी। उसी रात गुफा के बाहर एक साया मंडराता दिखा। धीरू ने तुरंत अपनी बंदूक तानी। अंधेरे से एक बूढ़ी आवरत बाहर निकली। उसके हाथ में एक पोटली थी। बंदूक नीचे कर छोरे, मैं गंगा के लिए दवा लाई हूं। गंगा ने उसे पहचान लिया। काकी, आप यहां इस वक्त? रास्ता बहुत खतरनाक है। काकी ने गंगा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, पूरा गांव तेरे लिए दुआ कर रहा है। लखन की गद्दारी ने सबकी आंखें खोल दी हैं। ये ले, इसमें ताजी रोटियां और चंबल की मिट्टी से बनी एक खास दवा है। काकी ने जाते जाते एक ऐसी बात कही जिसने गंगा को चौंका दिया। सावधान रहना बेटी। विजय ने तेरे बचपन के उस दोस्त को बुलाया है जो अब शहर में बड़ा अफसर बन गया है। अजय वापस आ रहा है। गंगा का चेहरा सफेद पड़ गया। अजय, वो नाम जिसे उसने सालों पहले अपने दिल के किसी कोने में दफन कर दिया था। वो अजय जिसके साथ उसने चंबल की रेत में घरौंदे बनाए थे, अब उसे ही पकड़ने के लिए शिकारी बनकर आ रहा था। इंसाफ और जज्बात के बीच अब एक और दीवार खड़ी होने वाली है। गंगा ने मन ही मन सोचा, चंबल के बीहड़ों में जब सूरज ढलता है तो पहाड़ियां ऐसी लगती हैं जैसे कोई विशालकाय राक्षस सो रहा हो। लेकिन आज उस खामोशी को चीरती हुई कई गाड़ियों के पहियों की आवाज गूंजी। शहर से स्पेशल टास्क फोर्स की टीम आ चुकी थी। सबसे आगे वाली सफेद गाड़ी रुकी और उसमें से एक लंबा, गठीला और गंभीर चेहरे वाला अफसर उतरा। उसके कंधों पर चमकते सितारे और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। ये अजय था, वही अजय जो कभी गंगा के साथ चंबल की रेतीली गलियों में दौड़ता था। इंस्पेक्टर विजय बड़े उत्साह के साथ अजय का स्वागत करने पहुंचा। आइए अजय साहब, आपके आने से अब उस बागी का खेल खत्म समझो। अजय ने बिना हाथ मिलाए विजय की आंखों में देखा। उसकी आवाज शांत पर सख्त थी। आपने उसे पकड़ने के लिए पूरे गांव को ढाल बनाया। यह पुलिस की वर्दी की शान नहीं, उसकी कमजोरी है। विजय का चेहरा लाल हो गया। वो एक डाकू है साहब। उसे पकड़ने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सब जायज हैं। वो बागी है विजय जी, और बागी हालात से बनता है। हम उसे गोलियों से नहीं, दिमाग से पकड़ेंगे। उधर गुफा में गंगा का जख्म काकी की दवा से काफी हद तक ठीक हो गया था, पर उसके दिमाग में अजय का नाम गूंज रहा था। दीदी, आप अजय के बारे में क्या सोच रही हैं? दुश्मन तो वो तभी बन गया था जब उसने खाकी वर्दी पहनी थी धीरू, पर वो चंबल को रग रग से जानता है। वो विजय की तरह अंधाधुंध गोलियां नहीं चलाएगा, वो जाल बिछाएगा। अजय ने पदभार संभालते ही पहला काम यह किया कि उसने गांव बरपुरा से पुलिस हटा ली। उसने स्कूल फिर से खुलवा दिया। ये क्या कर रहे हैं आप सर? विजय ने विरोध किया। अब तो वो गांव वालों से मिलने बेखौफ आएगी। अजय मुस्कुराया। यही तो मैं चाहता हूं। जब तक शिकार को यह न लगे कि शिकारी सो रहा है, वो बाहर नहीं निकलता। उसी रात गंगा ने फैसला किया कि वो खुद जाकर देखेगी कि ये अजय क्या चाल चल रहा है। वो अकेली
तुम नहीं बदली गंगा, आज भी वही पुराने रास्ते और वही निडरता। गंगा ठिठक गई। पेड़ की छांव से अजय बाहर निकला। उसके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, सिर्फ एक पुरानी यादों वाली मुस्कान थी। तुम भी नहीं बदले अजय, बस तुम्हारा लिबास बदल गया है। पुराने कुएं के पास खामोशी इतनी गहरी थी कि गंगा और अजय के दिलों की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थीं। एक तरफ बचपन की यादें थीं और दूसरी तरफ बंदूक की नली। गंगा, बंदूक नीचे कर लो। मैंने बरपुरा से पुलिस हटा दी है। तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं, कानून के सामने आत्मसमर्पण का। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इंसाफ मिलेगा। गंगा की आंखों में आंसू आ गए, पर हाथ नहीं कांपे। अजय, तुम जिस कानून की बात कर रहे हो, उसकी डोर विजय जैसे लोगों के हाथ में है। अगर मैं आज झुक गई तो उन हजारों गरीबों का भरोसा टूट जाएगा जो मुझे अपनी ढाल मानते हैं। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। अजय चौंक गया क्योंकि उसने किसी को भी पीछे आने की अनुमति नहीं दी थी। धोखा, गंगा चीखी। झाड़ियों से इंस्पेक्टर विजय और उसकी एक गुप्त टीम बाहर निकली। विजय के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने अजय की बात अनसुनी कर दी थी। साहब, आप प्यार जताते रहिए, मैं अपना फर्ज और इनाम दोनों लूंगा। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। अजय चिल्लाया, रुको विजय, ये मेरा ऑपरेशन है। पर विजय नहीं रुका। उसे डर था कि अगर गंगा पकड़ी गई और उसने मुंह खोला तो उसकी सारी काली करतूतें सामने आ जाएंगी। अजय और गंगा, जो एक दूसरे के आमने सामने थे, अब एक साथ मिलकर विजय की टीम से लड़ने लगे। धीरू और समर भी अंधेरे से निकल आए। बीहड़ की घाटियां गोलियों की गूंज से दहल उठीं। लड़ाई के बीच विजय ने अजय पर निशाना साधा। तुम बीच में आ रहे हो अजय। जैसे ही विजय ने ट्रिगर दबाया, गंगा ने अजय को धक्का दिया और पल भर में सब बदल गया। दीदी! समर की चीख पूरे चंबल में गूंज गई। A transcription features a Hindi voice over. विजय जमीन पर गिर पड़ा। अजय ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। अजय दौड़कर गंगा के पास पहुंचा। गंगा का सिर उसकी गोद में था। चंबल की रेत उसके खून से लाल हो रही थी। क्यों किया तुमने ऐसा? गंगा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अजय, तुमने कहा था ना, तुम चंबल का नाम रोशन करोगे। अब तुम यहाँ के रक्षक बनो। इन लोगों को बंदूक की नहीं, तुम्हारे जैसे ईमानदार अफसर की जरूरत है। मुझे मिट्टी में मिलने दो। गंगा ने अपनी आंखें मूंद लीं। चंबल की हवाएं थम गईं। कुछ महीनों बाद चंबल में शांति थी। इंस्पेक्टर विजय जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा था। अजय ने गंगा के समर्पण और उसके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के सबूत कोर्ट में पेश किए, जिससे उसे डाकू नहीं बल्कि एक परिस्थितियों की मारी बागी का दर्जा मिला। बरपुरा गांव के स्कूल का नाम गंगा मेमोरियल स्कूल रखा गया। आज भी जब सूरज चंबल की लहरों में डूबता है तो गांव के लोग कहते हैं कि उन्होंने एक साया देखा है, एक शेरनी जो अपने कंधे पर राइफल टांगे बीहड़ों की रक्षा कर रही है। गंगा मरी नहीं थी, वो चंबल की लोक कथाओं में अमर